एमडीकेट फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स हम रिकॉर्ड कर रहे टॉपिक वाइज और चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हमने वन बाय वन उनकी एमसीक्यूज डिस्कशन बहुत डिटेल में अपलोड कर ली है। आप उनको भी देख सकते हैं और कुछ ही टाइम में मैं इस पूरे चैप्टर के सारे एमसीक्यूज डिस्कशन को एक ही वीडियो में कंबाइन करके भी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकेंगे। इसके अलावा हम इसकी क्विक रिवीजन भी करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो हमारे इस प्रिपरेशन जर्नी का हिस्सा बने। यूट्यूब पर भी और व्हाट्सएप पर भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं बाय टेक्सटिंग इस नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन में से आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। रिमेंबर, हमारे इस नए सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टॉपिक इंक्लूड है। कोई सीरीज कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन या इस तरह के टॉपिक्स हमारे इंक्लूड नहीं है। फिर भी मैंने एक दो सिंगल पॉइंट्स को टच की है रिगार्डिंग कैपेसिटर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि वो कितने चार्ज को स्टोर करेगा। यानी कैपेसिटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। और कैपेसिटर के इसी प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, या इसी प्रॉपर्टी को जब हम मैथमेटिकली जिस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपेसिटेंस है। और कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T। इसमें एप्सिलॉन नॉट मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है क्योंकि मीडियम कुछ भी हो सकता है, अगर एयर हो तो फिर हम इसके साथ नॉट लगाते हैं। ए जो कैपेसिटर के प्लेट्स है, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं पैरेलल। अगर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स है तो इन प्लेट्स का एरिया है कि इसका सरफेस एरिया कितना है, और डी इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस है। तो हमें कहते हैं कि कैपेसिटर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो लेट्स सी, क्या चार्ज स्टोर पर डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं। रिमेंबर, कैपेसिटेंस सिर्फ कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, तो वो कैपेसिटर के डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि उसका डिज़ाइन कैसे है, उसका एरिया कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, या उनके प्लेट्स के बिटवीन जो मीडियम है वो क्या है। बाहर के किसी भी प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ना करंट पर डिपेंड करते हैं, ना वोल्टेज पर, ना ही चार्ज पर। गो के कैपेसिटेंस के कुछ फार्मूलाज में आपको Q, V या I के टर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन ये इन पर डिपेंड नहीं करता। और यही एक टेक्निकल पॉइंट होता है इस फार्मूले में। बिल्कुल इसी तरह रेजिस्टेंस का फार्मूला भी है कि रेजिस्टेंस भी रेजिस्टर ही की प्रॉपर्टी होती है, तो वो रेजिस्टर किस तरह डिज़ाइन है उस पर डिपेंड करता है। इस तरह कैपेसिटर भी है, तो ये सिर्फ अपने डिज़ाइन यानी कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने फुल चार्ज किया, फिर क्या किया? देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, और फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट की। व्हाट हैपेंस, अब क्या होगा इफ द प्लेट्स आर मूव्ड फर्दर अपार्ट। चार्ज करने के बाद हमने कैपेसिटर के प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस को कर दिया इंक्रीज। पहले चार्ज किया फुल, उसके बाद बैटरी से रिमूव की, और उसके बाद इस इन प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हमने इंक्रीज की। तो होगा क्या आप इस केस में? क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, क्या चार्ज डिक्रीज होगा, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट और वोल्टेज इंक्रीज। चलिए इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जब हमने कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट की फुल चार्ज के बाद, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है यानी या जो चार्ज स्टोर है, चलो तो चार्ज स्टोर विल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि अब चार्ज को ज़्यादा करने के लिए बैटरी नहीं है, बैटरी को डिस्कनेक्ट की, और इसको कम करने के लिए रेजिस्टर नहीं है या बैटरी कनेक्ट नहीं है कि ये वापस डिस्चार्ज हो जाए, तो कुछ भी नहीं है। तो चार्ज यहाँ पर क्या होगा? चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। अब दूसरी बात देखते हैं, जब हम प्लेट्स को के दरमियान एरिया को ज़्यादा करते हैं, तो एरिया को ज़्यादा करने से क्या होगा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं वोल्टेज के लिए हमें फार्मूला पता है कि V इज इक्वल टू Q बाई C। अब Q कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होने का मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? द वोल्टेज इंक्रीज। लेकिन कौन सा वोल्टेज? अक्रॉस द कैपेसिटर, क्योंकि बैटरी को तो हमने डिस्कनेक्ट की है।
नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है जनाब फेराड। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पर ये सारे यूनिट्स थोड़े गलत लिखे गए हैं। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो ये सारे यूनिट्स गलत है, इनमें कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि इनका जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल नहीं होना चाहिए बल्कि ये स्मॉल होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए था। बट एनी हाउ इट्स अ वेरी माइनर मिस्टेक, इग्नोर करें। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो भाई कैपेसिटर कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होगा? अगर हम डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स को इंक्रीज करते हैं। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू अगेन एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इस केस में तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। डिक्रीजिंग एरिया, अगर एरिया को डिक्रीज करते हैं तो भी कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पर पहले एयर है, अब एयर के अलावा अगर हम कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐड करते हैं तो मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो डाइलेक्ट्रिक को इंक्लूड करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। कैपेसिटर ब्लॉक्स, कैपेसिटर किस चीज को ब्लॉक करते हैं? डीसी को ब्लॉक करते हैं। डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर अलाउ नहीं करता, एसी को अलाउ करता है। अब इस पर एक बहुत डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड की है अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में, एसी थ्रू कैपेसिटर। वो जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह डीसी को ब्लॉक करते हैं, एसी को कैसे अलाउ करते हैं और वहां पर क्या क्या होता है, तो वो देख सकते हैं। लेकिन इन्हें याद रखें कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट को ही अलाउ करता है। इसको हम अनदर टर्म्स कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर एज ओपन सर्किट काम करता है। ओपन सर्किट का मतलब कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता। आगे है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स क्या होगी? इंक्रीज होगी, लेकिन लीनियरली इंक्रीज नहीं होगी बल्कि एक्सपोनेंशियली उसमें इंक्रीज आएगा। इसका जो फॉर्मूला है वोल्टेज एट एनी टाइम, तो वो इक्वल है वी नॉट, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज है, 1 माइनस यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है ई, ये इसका फॉर्मूला है, और ई का पावर क्या है? माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। आर सी टाइम कांस्टेंट है इस कैपेसिटर का, और टी एनी टाइम है जी। किसी भी टाइम पर अगर हम फाइंड करेंगे कि वोल्टेज क्या है तो इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और इस फार्मूले में आपको एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। आगे डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर विच क्वांटिटी बिकम्स जीरो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो करंट ही जीरो होता है जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है, तो करंट बिकम्स जीरो। इनिशियली करंट मैक्सिमम होता है, उसके बाद जीरो हो जाता है एज टाइम गोस, जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। क्वेश्चन 8 है जनाब ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। वेरी गुड। कैपेसिटर को जब हम डिस्चार्ज करते हैं थ्रू अ रेजिस्टर, क्योंकि डिस्चार्ज करने के लिए रेजिस्टर ही रिक्वायर्ड होगी, द रेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस रेट से, जिस हिसाब से वो, जिस स्पीड से वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो क्या वो कांस्टेंट होता है? नहीं, बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज भी एक्सपोनेंशियली होता है और डिस्चार्ज भी एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि जो रेट है, जिस स्पीड है, वो टाइम के साथ साथ, अगर चार्जिंग है तो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, अगर डिस्चार्जिंग है तो भी टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज हो रहा है। तो द रेट विल इंक्रीज विद टाइम। यानी अगर इनिशियली वो 1 सेकंड में सपोज उसने 2 यूनिट्स चार्ज डिक्रीज की, तो दूसरे सेकंड में वो 2 यूनिट्स नहीं करेगा, वो 4 या 8 या 16 या बहुत ज़्यादा करेगा, तो इट विल इंक्रीज। आगे है व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी व्हाट स्टोर्स द एनर्जी। एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है? तो कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बिटवीन जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। ये एनर्जी स्टोर की फार्मूला है कि एक कैपेसिटर कितना ही एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज है। एक फार्मूला उसमें है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी भी आप कह सकते हैं। दूसरा फार्मूला भी है इसके लिए, हाफ सी वी स्क्वायर, और एक तीसरा फार्मूला भी है इस एनर्जी के लिए, दैट इज हाफ क्यू वी। तो ये सारे फार्मूलाज आप यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगला है आरसी सर्किट। टाइम कांस्टेंट हमें क्या बताता है? टाइम कांस्टेंट का फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सी। आर यहाँ पर रेजिस्टर है और सी यहाँ पर कैपेसिटेंस को शो करता है। तो टाइम कांस्टेंट हमें क्या शो करता है?
अ टाइम टेकन टू फुली चार्ज, एक कैपेसिटर फुली चार्ज होने के लिए या फुली डिस्चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेता है, ये हमें टाइम कांस्टेंट शो करता है। नेक्स्ट है, अ कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू अ रेजिस्टर आफ्टर 1 मिनट, सॉरी 1 टाइम कांस्टेंट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स, एक कैपेसिटर है जो कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो एक टाइम कांस्टेंट गुजरने के बाद कितना डिस्चार्ज हुआ होगा। रिमेंबर, एक टाइम कांस्टेंट के बाद ये डिस्चार्ज होता है 1/e टाइम्स आप इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम, या आप इसको आप याद रख सकते हैं, इट इज अबाउट 36.8%, 36.8% आप इनिशियल वैल्यू ये एक टाइम कांस्टेंट में डिस्चार्ज होता है। कुछ बुक्स में ये 36.7 है, तो जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है उसको फॉलो करें, बट द स्टैंडर्ड वैल्यू इज 36.8, या आप कह सकते हैं 1/e टाइम्स आप इनिशियल वैल्यू। अच्छा, एक यहाँ पर और पॉइंट है थोड़ा सा टेक्निकल, अगर एक टाइम कांस्टेंट के बाद ये डिस्चार्ज होता है 36.8 या 7%, तो रहता कितना है, तो दैट इज 63.3% या 63.2%। ये वैल्यू अपने अपने टेक्स्ट बुक में ही कंफर्म करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट द स्टैंडर्ड वैल्यू इज दिस वन। विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट किस कौन से फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता, तो कैपेसिटेंस भी उसको इफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस भी करते हैं, वोल्टेज से ये इफेक्ट नहीं होता। 14 है, व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्जिंग करंट इज मैक्सिमम, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो तो उसी टाइम करंट किस टाइम मैक्सिमम होता है, तो इनिशियली करंट मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज होता है, तो जैसे ही हम उसको वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं वो मैक्सिमम करंट को एक ही टाइम में अपनी तरफ क्या करता है, उसको पुल करता है कि ज़्यादा ही करंट सर्किट में फ्लो करे। तो फिर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है तो वो सोर्स वोल्टेज को अपोज करता है और करंट की जो फ्लो है वो उसको रेजिस्टेंस मिलती है जिसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है। तो इनिशियली स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होता है। लास्ट एक न्यूमेरिकल है कि इफ अ 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद 5 वोल्ट, एनर्जी स्टोर को हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एनर्जी स्टोर का फार्मूला है हाफ CV², तो जस्ट पुट द वैल्यूज 1/2, सी की जगह पर 10 माइक्रोफेराड को पुट करना है, यूनिट्स को थोड़ा से टाइम के लिए इग्नोर करें, यहाँ पर 5 और 5 का आ जाएगा स्क्वायर, तो 2 1 2, 2 5 10, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, और ये बन जाएगा 25, 5 का स्क्वायर है, तो 5 मल्टीप्लाई 25 से क्या बनता है 125, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6, तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 0.125, एम आई करेक्ट, यस बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूँ 0.125 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 हो जाएगा, और एनर्जी का यूनिट जॉल आ जाएगा। अब इसको मैं अगेन लिख सकता हूँ 0.125 मिली जॉल, 10 पावर -3 की जगह पर मिली जॉल, so the ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था हमारा डिस्कशन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसी के साथ ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में फिर हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को।